हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल को मेरा बनाने का एक ही उद्देश्य था कि जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उन सभी की हेल्प हो सके। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। क्लास 4th का चैप्टर नंबर 11 जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर क्लास 4th में ही है, बाकी और क्लासेस के अंदर भी इसका बहुत सारा पार्ट्स आता है और आपको आने वाले टाइम में भी इसके अंदर से बहुत सारी चीजें देखने को। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 11 जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग वो सभी बातों को समझेंगे जो हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर प्रशासन चलता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स हम लोगों को इसमें सीखने हैं और ये हम लोग बहुत आसानी से सीख भी जाएंगे। अभी आपको ये पॉइंट्स बहुत सारे लग रहे होंगे, लेकिन जब हम चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप सभी ये पॉइंट सारे के सारे समझ जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चीज की कि अगर किसी भी देश के अंदर राज करना हो या शासन करना हो तो उस देश का शासन यानी कि रूलिंग कंट्री के अंदर किस तरीके से की जा सकती है। तो किसी भी कंट्री में रूलिंग करने के दो ही तरीके बताए गए हैं हमें। वो क्या है? डेमोक्रेसी, और दूसरा कौन सा है? मोनार्की। डेमोक्रेटिक सिस्टम और मोनार्की सिस्टम दोनों को ही हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो हमें आगे का चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। बच्चों, डेमोक्रेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हम वोट देते हैं और हमारे वोटों के जरिए ही सरकार बनती है। मतलब समझ रहे हैं आप? अगर हम लोग वोट देकर सरकार बना रहे हैं और अपने पसंद की सरकार को वोट देकर सत्ता में ला रहे हैं या फिर अपनी कंट्री की रूलिंग उनको दे रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव उनको बना रहे हैं, तो वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो कि अभी हमारे देश में चलता है। लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। आपने सुना होगा, आप अकबर बीरबल की कहानी तो अक्सर पढ़ते ही होंगे, है ना? अकबर बीरबल की कहानी यानी कि आपने देखा होगा अकबर एक राजा था या नहीं था? शासक था। तो वो उस समय की बात है जब मोनार्की सिस्टम चला करता था और जब एक ही परिवार के लोग आने वाले समय में राजा या रानी बनते थे। उस समय में कोई वोटिंग सिस्टम नहीं होता था, बल्कि एक परिवार राजा के परिवार से ही कोई ना कोई सदस्य आने वाले समय में राजा बन जाता था। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती थी कि वो चाहे किसी जो वहाँ की आम जनता है वो उसे पसंद करे या ना करे, तो राजा बनना ही पड़ेगा और फिर वो अपना हुक्म चलाता था। जिसको चाहे सजा दे देता था, जिसको चाहे जो पनिशमेंट देना चाहे वो दे सकता था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डेमोक्रेसी सिस्टम को अपनाया। अभी भी आप इस चीज को समझे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल जहाँ पे सभी लोगों की भागीदारी होती है सरकार को बनाने में, वो होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम। और दूसरी तरफ अगर जहाँ पे एक ही परिवार के लोग आने वाले समय में राजा या रानी, किंग और क्वीन बनते चले आते हैं, तो वो सिस्टम होता है मोनार्की सिस्टम। इसके अंदर आपको वोटिंग का कोई भी राइट्स नहीं होता है ना बच्चों? दूसरी बात, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आपको वोट डालने की जरूरत होती है। आप वोट डालते हैं और आपके वोट से ही सरकार का निर्माण होता है, यानी कि सरकार बनती है। समझे बच्चों? चलो आगे देखते हैं हम लोगों को इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, इसमें होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। और इन विच अ किंग और क्वीन रूल्स अंडर अ डायनेस्टी, तो वो किस में होता है बच्चों? मोनार्की सिस्टम में, यानी कि जिसमें एक राजा या रानी एक राजवंश के अधीन शासन करते हैं। अब आप लोगों को कौन सा वाला पसंद है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को पसंद करते हैं या मोनार्की सिस्टम को? आपको मैं बता देता हूं, जब इस चैप्टर को आप कंप्लीट पढ़ लेंगे तब आप सही में जान पाएंगे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छा है या मोनार्की सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। इसलिए जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, अभी थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक मैं ये बता रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है और मोनार्की सिस्टम क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री किस तरह की कंट्री है, तो हमारी कंट्री इस समय डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी लोकतांत्रिक देश है। लेकिन मैंने बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। हम लोगों ने इसको डेमोक्रेटिक बनाने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष यानी कि स्ट्रगल किया है और आप लोग ये चीज अच्छे से जानते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप इसके लिए अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के साथ जरूर डिस्कशन कीजिएगा और जानिएगा कि किस तरीके से हमने ये डेमोक्रेसी पाई है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारी डेमोक्रेसी
इतनी आसानी से नहीं मिली तो फिर किस तरीके से मिली? इसके लिए हम लोगों को अंग्रेजों से काफी ज्यादा लड़ाई करनी पड़ी थी। और कितने समय तक संघर्ष करना पड़ा था? ये लड़ाई चली थी लगभग 200 साल, यानी लॉन्ग फाइट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर अप्रोक्स 200 ईयर्स। 200 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई करनी पड़ी थी हमें। आखिर अपने ही देश के अंदर हम लोगों को अपने ही देश में से अंग्रेजों को निकालने के लिए, भगाने के लिए 200 साल तक लड़ना पड़ा था। समझे बच्चों? तो कितना ज्यादा हम लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, समझ सकते हो। आखिर लेकिन ये बात बताइए कि वो हमारे देश में आए कैसे और उन्होंने हम पे राज कैसे किया? कब आए थे वो हमारे देश में, पता है आपको? अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं मैं, अंग्रेज हमारे देश में कब आए। तो हमारे देश में अंग्रेजों का आना हुआ 17वीं सेंचुरी के दौरान। 17वीं शताब्दी के दौरान वो व्यापार के उद्देश्य से, यानी कि ट्रेडिंग के लिए वो इंडिया में आए। उनका मानना था, उनका कहना था कि हम सिर्फ यहाँ पर व्यापार करने आ रहे हैं, ट्रेडिंग करने आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे आकर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश भी कर ली थी सूरत के अंदर। सूरत तो आपको पता ही है गुजरात के अंदर है ना बच्चों? गुजरात के अंदर है ना सूरत। तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री भी लगाई थी और व्यापार के उद्देश्य से आए थे। इसलिए कभी उन लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि हम पर ही राज करने लगेंगे, यानी इंडियंस को इस बारे में कोई भी अवेयरनेस उस समय थी ही नहीं। सबसे पहले जब उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं और यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, जिसके लिए हमें राजाओं को टैक्स देना पड़ता है, और उस टैक्स को बचाने के लिए उन्होंने क्या करा, अपनी सेना तैयार करी और हम लोगों पर गुलाम बना लिया। और जब हम लोग गुलाम बना लिया तो वो हम पे ही शासन करने लगे और इसी तरीके से उन्होंने हमारे देश को कब्जा कर लिया था। सबसे पहली जो कैपिटल बनी इंडिया के अंदर, यानी राजधानी जो बनाई गई सबसे पहले, आज की डेट में कैपिटल कौन सी है? दिल्ली, बिल्कुल सही। इस समय की जो हमारी राजधानी है भारत की, वो है दिल्ली। लेकिन स्टार्टिंग में जो उन्होंने पहली राजधानी बनाई थी, यानी कि फर्स्ट कैपिटल बनाई थी इंडिया के अंदर ब्रिटिश ने, वो थी कोलकाता। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों से अपनी मनमानी करने लगे। अब वो ये चाहते थे कि हम लोग उनके अधीन ही हो जाएं, बल्कि उनके जैसे ही हो जाएं। इसलिए उन्होंने क्या करा, हमारी लैंग्वेज को, गवर्नमेंट लैंग्वेज को, सरकारी लैंग्वेज को क्या बना दिया, सरकारी भाषा कौन सी डिक्लेयर कर दी? अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है। और उस समय तो हम लोग को इंग्लिश अच्छे से आती भी नहीं थी, फिर भी हम लोगों को सब जबरदस्ती कहा गया कि हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे। सारी एजुकेशन सिस्टम को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया गया था उस समय, क्योंकि उनकी चलती थी, उन्हीं की बात कहीं मानी जाती थी, ठीक है बच्चों। तो आज के समय में लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आज हम चाहें तो इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हैं, चाहे तो हिंदी मीडियम पढ़ सकते हैं, है ना। जब आप स्कूल एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपसे पूछते हैं ना किस मीडियम में आप चाहते हैं एडमिशन लेना, लेकिन उस समय उन्होंने इंग्लिश मीडियम को कंपलसरी कर दिया था, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अभी हम आगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इतना सारा कुछ हम लोग सह रहे थे, तभी हमारे देश के लोगों ने इस चीज के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। और आंदोलन शुरू करने के अंदर काफी सारे लोगों ने अहम भूमिका निभाई। उन सारी अहम भूमिका वाले लोगों में से सबसे ज्यादा, अगर हम लोग किसी को जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ हमारे देश के अंदर आजादी जो मिली किसके कारण मिली, तो आप सभी जानते हैं बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, और भी बहुत सारे हैं। उन सबके नाम भी लेना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा रोल किसने प्ले किया था, इसके लिए सबसे स्पेशल रोल किसने प्ले किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्यों किया था बच्चों? महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे इंसान थे जो चाहते थे कि हमें आजादी तो मिलेगी और हम आजादी लेकर रहेंगे, लेकिन हमें उसके लिए कोई भी वायलेंस नहीं करना है, यानी हिंसा नहीं करनी है। मतलब हम लोग अंग्रेजों से लड़ झगड़ के नहीं आजादी लेना चाहते, क्योंकि वो जानते थे कि भाई ना तो हमारे पास इतने हथियार है, ना इतने वेपन्स है, ना इतनी जो उनके पास सेना है, उनके पास हथियार है। अगर हमसे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हम ही मरेंगे, है ना। इसलिए वो उनका जोर जो था वो इसी पे तरफ था कि हमें नॉन वायलेंस के साथ फ्रीडम को पाना है, यानी आजादी चाहिए हमें, वो भी किसके साथ? नॉन वायलेंस। यही एक बात ऐसी थी जो उन्हें दूसरों से अलग बना रही थी, और इसीलिए कहा जाता है कि गांधी जी ने एक विशेष भूमिका निभाई थी। उन्होंने अहिंसा के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। गांधी जी प्लेड अ स्पेशल रोल, ही फॉट द बैटल फॉर फ्रीडम विद नॉन वायलेंस। बात क्लियर हो गई आपको? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों को आजादी कब मिली। ये कितने बच्चे जानते हैं? सभी जानते हैं।
अच्छा बताओ, हम लोग इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? बिल्कुल सही, 15 अगस्त, 15 अगस्त, जिस दिन हम लोग पतंग भी उड़ाते हैं और लाल कलर पर हमारे प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर जी झंडा भी लहराते हैं, है ना? देखा होगा आपने, काफी अच्छी परेड भी होती है लाल किले पर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 15 अगस्त 1947 यानी 1947 के 15 अगस्त 1947 को वो दिन था जिस दिन हम लोगों को फ्रीडम कंट्री घोषित कर दिया गया था, यानी हमारा देश से अंग्रेज चले गए थे। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, हम लोगों को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल पूरी तरीके से सही नहीं था। अभी फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं कि 15 अगस्त को हम लोगों को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसी दिन एक बड़ी दुखद घटना भी घटी। एक तरफ तो हम इस चीज़ की खुशी मना रहे थे कि हम आज़ाद हो गए, काफ़ी तरफ चारों तरफ एक जो खुशियों की लहर थी वो दौड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक घटना और घटी, वो क्या थी बच्चों? बिल्कुल सही। अगर आप लोग जानते हो कि उसी दिन हमारे देश का एक टुकड़ा हमारे देश से अलग हो गया था, जो कि है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि इंडिया का ही एक भाग हुआ करता था, हमारा ही भाग हुआ करता था। तो जो पाकिस्तान हमारा भाग हुआ करता था, वो हमारे देश से अलग हो गया। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कब हुआ था, तो वो भी इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को ही हुआ था और हमारे देश का एक भाग हमसे अलग हो गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसे अच्छे से याद भी रखना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हम बात करते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को क्या वाकई में आज़ाद हो गए थे? तो ऐसा नहीं है। हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम अगर आज़ाद हो जाएंगे अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों ने बोला कि आप अपने देश को चलाओगे कैसे? हम अपने आपके देश को छोड़कर चले भी जाएंगे तो आप अपने देश को कैसे चलाओगे? तो ये प्रॉब्लम हम लोगों के सामने थी कि हमारे पास तो कोई रूल्स रेगुलेशन था ही नहीं ना। भाई किसी भी चीज को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून कुछ तो होने चाहिए कि कोई गलती करेगा तो ये सजा होगी। इस तरीके से आप, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो इसका तरीका है कि आपको पहले फॉर्म भरना है, फॉर्म भरेंगे, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, फिर आपका एक टेस्ट होगा, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। ये एक तरीका है ना, वरना कोई भी जाके स्कूल में एडमिशन ले लेगा किसी भी क्लास में, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसी तरीके के रूल रेगुलेशन उस समय थे ही नहीं। तो उस समय ये सारे रूल रेगुलेशन ना होने की वजह से हम लोग पूरी तरीके से आज़ादी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो हम लोगों को ये आज़ादी का फ़ायदा उठाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो क्या? वो सारे नियम और कायदे कानून। अब ये सारे नियम और कानून कहाँ हैं? ये किताब में लिखे हुए, और इसी बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, किसने लिखी, ये सब चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छे समझनी है। सबसे पहले तो आप ये बात जान लो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जब भी इसके बारे में जिक्र होगा तो एक इंसान का नाम आप हमेशा याद रखना, वो है भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के अंदर संविधान सभा का गठन किया, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया, और उनके प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। संविधान बनाना कोई आसान बात नहीं थी, है ना। देश को चलाना है, किस तरीके से चलाया जाए, ये सारी बातें उसमें लिखनी थी। अब इसके लिए जो कोई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन यानी जिम्मेदार व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो उस समय उनको सबसे ऊपर हेड बनाकर रखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा भी है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन हुज हेड वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काफी अहम भूमिका भी निभाई थी। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किसकी वजह से, किन लोगों ने मदद की थी। काफी लोगों ने मदद की। सबसे हेड कौन रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हमें ये बात याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बनकर तैयार हुआ। आपको अभी मैंने पढ़ाया, हम लोग आजाद कब हुए थे बच्चों? 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को। फिर हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा? आपको लग रहा होगा कि एक किताब ही तो थी और बन गई होगी 2-1 महीने में। ऐसा नहीं है। इसको बनाने में अप्रोक्स 2.5 ईयर का समय लगा था, यानी कि लगभग 2.5 साल का समय। और इस 2.5 साल के समय के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद भी 2.5 साल और लगे, यानी कि हम लोगों को ये जो असलियत में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, वो तैयार हुआ जाकर के 1950 के अंदर। और 1950 यानी कि 1950 में हमने किस दिन इसको अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दिया था? ये एक क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हमारा जो संविधान था वो कब लागू हुआ था? व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड। तो कब इम्प्लीमेंटेड हुआ था? ये तो आप सभी को पता है ना। हम लोग उस दिन क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे।
तो वो कौन सा दिन है बच्चों? 26 जनवरी 1950। इस दिन से हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड हो गया था। इसी दिन को हम लोग 26 रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो स्वतंत्रता दिवस होता है वो होता है 15 अगस्त को, और जो गणतंत्र दिवस होता है वो होता है 26 जनवरी को। यानी उस दिन होता है इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी को होता है रिपब्लिक डे। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है, ये एक तरीके की कलेक्शन है, इस चीज की रूल्स रेगुलेशंस की कलेक्शन है। इस किताब में यही बताया गया है कि किस तरीके से हम लोगों को अपनी कंट्री को चलाना है। तो a constitution is a collection of rules, power sharing and works of different departments which decide the administration of the country and working of government। यानी किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो रूल्स, पावर शेयरिंग और जो भी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का शेयरिंग करता है, काम का किस तरीके से तालमेल बैठेगा या कोऑर्डिनेशन की बात कर सकते हैं हम लोग, तो वो सारी चीजें किसमें मेंशन होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है। बात समझ में आई बच्चों? और इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में संविधान। तो आपको याद रखना है ये जो संविधान शब्द है ना, ये टर्म्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हम जिंदा हैं, इससे ही हम लोगों को इसी को रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हम लोग जिंदा हैं और जब तक हम लोग इस देश में रह रहे हैं तो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, किसी और देश में चले जाएंगे तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। पर हमें जिस भी देश में जाएंगे वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही होगा। तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था ये तो आपको पता ही चल गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक हेड के रूप में थे, तो उनके बारे में आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आप बता ही देंगे, और क्या होता है ये भी पता चल चुका है। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है बच्चों, वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आपने लिखा, अभी मैंने बताया, तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान के जनक इसे कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी मैंने आपको नाम बताया ना, बिल्कुल सही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाई इन्हीं की तो निगरानी में ये चीज तैयार हुई है, इन्हीं के कारण तो बन पाया, तो इन्हीं को कहा जाता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति जो 18 साल या उससे ज्यादा का है, 18 साल से जैसे ही आप लोग ज्यादा हो जाएंगे तो आपको एक अधिकार मिल जाता है। वो किस चीज का? कि आप अपने देश के अंदर आप अपने देश के अंदर वोट डाल सकते हैं। वोट क्यों डालते हैं और क्या काम होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि हमारे देश का हर व्यक्ति जिसकी उम्र कितने ज्यादा है, 18 साल से ज्यादा है, तो उसको वोट डालने का अधिकार है। Every citizen of our country whose age is over 18 years has right to cast a vote। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अच्छा ऐसा आपको लगता है कि गांव के अंदर या शहरों के अंदर इस एज में फर्क होगा कि गांव वाले व्यक्ति जो होंगे वो 18 साल की उम्र में वोट नहीं डाल सकते होंगे या शहर वाले व्यक्ति थोड़ा कम एज में वोट डाल सकते होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो किसी भी स्टेट में रहता हो, गांव में, शहर में, गरीब अमीर, किसी भी धर्म से हो, 18 साल से ज्यादा का व्यक्ति वोट डालने का अधिकार रखता है। ठीक है बच्चों, इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। अब ये वोट डालने से होता क्या है ये तो आपको पता ही है ना, अभी मैंने बताया था। देखो, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये समझ लो कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अंदर क्या होता है, सरकार बनाई जाती है जो लोगों की बात सुने और उनके लिए काम करे। अब ये सरकार बनाएगा कौन? ये सरकार वहां के लोग ही बनाते हैं। उस देश में रहने वाले लोग क्या करते हैं, वहां पर अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को जिताने के लिए वोट डालते हैं। मतलब ये समझो, काफी सारे लोग सरकार के अंदर अपने उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, लेकिन जिन लोगों को हम लोग पसंद करते हैं, जिन लोगों से हम लोगों को उम्मीदें होती, हम लोग उसे वोट देते हैं, और वोट देने से वो सरकार के अंदर आते हैं और वो सरकार भी बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो उसी पार्टी से बनते हैं जो पार्टी जीतती है। The party which wins the election makes the government। The candidate from the winning party becomes the prime minister। समझे बच्चों, चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है, जीतने वाली पार्टी का उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनता है। याद रखना, अगर कोई पार्टी जीती नहीं, हार गई है, तो ऐसे केसेस में उसकी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार क्या नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हमेशा जीतने वाली पार्टी यानी जीतने वाली पार्टी का ही व्यक्ति बनता है। ठीक है,
अब आप मुझे बताओ, आपको इस यहाँ तक जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया या नहीं? वेरी गुड। प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। अब प्रधानमंत्री के बारे में आप समझ गए हैं, आप एक बात और अच्छे समझ लो। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया हो वो हमारी सुने ही ना। अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई? अगर मैंने किसी को वोट देके जिता दिया और वो मेरी बात नहीं सुन रहा, तो ऐसे में हम लोग उसे रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हर 5 साल बाद चुनाव इसीलिए कराए जाते हैं, यदि कोई सरकार इस समय की मौजूदा सरकार है वो सही से काम नहीं कर रही है, अगर आपको उसका काम सही नहीं लग रहा है, तो आप 5 साल बाद दोबारा से जो चुनाव होंगे उसमें उसकी जगह किसी दूसरी पार्टी को वोट दे सकते हैं। इसीलिए हमारे देश के अंदर ये नियम है कि हमारे देश में हर 5 साल बाद चुनाव होंगे ही होंगे, और दोबारा से ये तय किया जाएगा कि अब की बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा और अब की बार सरकार किस पार्टी की बनेगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में आप लोगों को अपने पेरेंट्स से भी डिस्कशन कर लेना है। अब लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात कि हमारे को याद क्या रखना है, इसमें इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना ही याद रख लीजिए कि हमारे इस देश के अंदर जो चुनाव होते हैं वो हर कितने साल बाद होते हैं, तो वो एवरी 5 ईयर्स, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स द इलेक्शन आर हेल्ड इन आवर कंट्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना? अब आगे बढ़ते कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से काम करती है। तो गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, यानी कि पार्ट्स होते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी, दूसरा है लेजिस्लेटिव यानी विधान, तीसरा है जुडिशरी यानी न्यायतंत्र। अब ये चीज क्या होती है हमें इसके बारे में अभी बात नहीं करनी है, बल्कि आने वाली क्लासेस के अंदर हम ये सीखेंगे। फिलहाल क्या सीखना है? सिर्फ इतना सा कि सरकार के कितने अंग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के? 3। आपके सामने 3 पार्ट्स दिख रहे हैं ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पहले जान लेते हैं। अभी आपको इंडियन पार्लियामेंट के बारे में भी नहीं पता होगा। देखो बच्चों, होता क्या है, अभी हमने देखा सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद क्या होता है, सरकार जो है पार्लियामेंट में बैठती है। अब ये पार्लियामेंट जो तैयार होता है उसके अंदर आपको देखोगे कि 2 हाउसेस होते हैं। कितने हाउसेस होते हैं बच्चों? 2 हाउसेस। ये आपको जो फोटो दिख रही है ये हमारे इंडियन पार्लियामेंट की है। ये दिल्ली के अंदर पड़ती है, दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो आप किस दिन अपने पेरेंट्स के साथ जाके देख सकते हैं। ये हमारी संसद भवन है, भारतीय संसद इसे बोलते हैं, और इसके 2 मुख्य सदन है। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। क्या क्या है बच्चों? फिर से बोलिए, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा 2 क्यों है, 1 क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का फंक्शन अलग है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हम लोग वोट देते हैं, हम लोग जो वोट देते हैं उससे जो मेंबर्स, जो उससे सदस्य चुने जाते हैं, वो किस चीज का, वो कौन से सदन का निर्माण करते हैं बच्चों? वो निर्माण करते हैं लोकसभा का। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। वो किसको बनाते हैं? लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। वो किसके मेंबर्स कहलाते हैं? लोकसभा के। और जो मेंबर्स हम लोग नहीं चुनते हैं वो इनडायरेक्टली, मतलब चुनते तो हम ही लोग हैं लेकिन इनडायरेक्टली रूप से, क्योंकि हम लोगों ने जिनको चुना वो आगे जाके फर्दर राज्यसभा के चुनावों में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ये निचला सदन यानी निम्न सदन होता है लोकसभा, जबकि राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन यानी अपर हाउस होता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आगे बढ़े। आप लोगों को लोकसभा और राज्यसभा बस इतना याद रख लो, इंडियन पार्लियामेंट के कितने हाउसेस होते हैं? 2 हाउसेस होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, एक को हम लोअर हाउस कहते हैं, एक को अपर हाउस, एक को निम्न सदन और एक को उच्च सदन। ठीक है, आगे बढ़। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास बात आती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, भारत के राष्ट्रपति की। भाई प्रधानमंत्री हमने देख लिया, प्रधानमंत्री वो बनेंगे जिनको ज्यादा वोट मिलेंगे, जिस पार्टी को, उन्हीं का मेंबर, कोई उन्हीं का कैंडिडेट प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन क्या भारत का राष्ट्रपति भी जीतने वाली पार्टी से ही बनता है? ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, जितने भी पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें जितने भी मेंबर्स हैं और इसके अलावा जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली, जितनी भी स्टेट्स की हैं और जितने भी काउंसिल है, उन सभी के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और वो एक इलेक्शन रखवाते हैं। उस इलेक्शन के अंदर वो वोट डालते हैं और एक प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ये प्रेसिडेंट कोई आम व्यक्ति नहीं होता बच्चों, आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट की बहुत पावर्स होती है, बहुत ज्यादा पावर्स होती है। क्या क्या पावर्स होती हैं वो हमें सभी अभी नहीं जाननी है। प्रेसिडेंट की बहुत सारी पावर्स होती है, लेकिन उनमें से कुछ पावर्स के मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। जो मेन क्या है
कि प्रेसिडेंट्स पोस्ट इज द हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो भारत में सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है। हमारी कंट्री में अगर बात करी जाए सबसे बड़ी पोस्ट कौन किसकी है तो वो है प्रेसिडेंट, याद रख। दूसरा जो बेनिफिट है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट बनने का, वो ये है कि जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट सिटीजन कहलाता है, इंडिया का प्रथम नागरिक कहलाता है। आगे बात करते हैं कि संसद द्वारा बनाए गए सभी नियमों को, चाहे कोई भी रूल्स बना ले हमारी पार्लियामेंट, जब तक उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होंगे, जब तक उस पर उसके हस्ताक्षर यानी साइन नहीं होंगे तब, और या फिर उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा, अनुमोदन नहीं होगा, तब तक वो पास ही नहीं होगा, तब तक वो बन ही नहीं पाएगा। समझे, इतना बड़ा उसका इंपॉर्टेंस हो जाती है ना, महत्व हो जाता है। इसके बाद एक बात और कि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो रहते कहाँ हैं। इनके लिए न्यू दिल्ली यानी कि दिल्ली के अंदर एक राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, जहां पर हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं, और ये न्यू दिल्ली में है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम किसके बारे में जानेंगे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पिक्चर आपके सामने है, देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसा लगता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी हमारा न्यू दिल्ली के अंदर ही है। न्यू दिल्ली बार बार क्यों आ रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर ही सब चीजें क्यों है, क्योंकि हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली ही तो है बच्चों, है ना। हमारे देश की कैपिटल क्या है, दिल्ली, है ना। ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको इतनी देर से। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी हमारे देश के न्यायालय हैं उन सभी न्यायालयों में सबसे ऊपर कौन सा न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो है सबसे हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया के अंदर, और इट हैज राइट टू हियर टू पिटिशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट्स। और बाकी जितने भी न्यायालय, जितने भी कोर्ट्स है ना, वहां के सभी मामलों की सुनवाई ये कर सकते हैं, इनके पास ये अधिकार है। इट्स डिसीजन इज फाइनल, और इनका जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय है, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं है भाई। सबसे जो आखिरी निर्णय होता है वो सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाता है हमारे देश में। इट ऑल्सो चेक द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ तक कि गवर्नमेंट का भी काम की बीच बीच में ये ध्यान रखते हैं, और उनको भी समय समय पर जो भी जरूरी बातें होती हैं उनको भी बताते रहते हैं, और कभी कुछ कमी होती है तो उसके लिए भी उनको जो भी उनको कहना है उनको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको याद रखें। तो एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे देश की राजधानी आज दिल्ली है, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे क्या थी, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो मैंने बताई थी कोलकाता, अभी के समय में क्या है, दिल्ली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे, अभी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो फिर से बता दूं, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का कौन सा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बस यही तो था हमारे ये चैप्टर में, और कुछ था ही नहीं। तो आपको ये चैप्टर जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं? अगर आया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं आया तो भी आप बता सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर से कहूंगा कि अगर आपको ये चैप्टर अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना, वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लीजिए। 2 या 3 बार देखने के बाद मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई भी आपका डाउट्स नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे करते क्या है, एक बार देख लिया अब तो मुझे आ गया, फिर उनको सब भूल जाते हैं। अगर आप 2 या 3 बार देख लेंगे ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आपको मजा भी आएगा। तो अब आपका होमवर्क टाइम है। अब आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि कितने क्वेश्चन आपसे हुए या नहीं हुए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।